अब हमारे कार्यक्रम में प्रस्तुत है वो रस जो रोते को हंसाने की क्षमता रखता है, जो गुदगुदाने की क्षमता रखता है। जी हाँ, हास्य रस की विशेष प्रस्तुति होने वाली है अब हमारे इस कार्यक्रम में, और अमित बताएंगे कि वो कौन से खास मेहमान हैं जो अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बिल्कुल आपने सही कहा सत्या कि हास्य रस बहुत बड़ी कला है और हमारे मेहमान इसी कला में निपुण हैं। स्वागत कीजिए दीपक सैनी का। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमने तो आपका स्वागत शब्दों से कर दिया, आप किन शब्दों से हंसते हंसाते गुदगुदाते हमारे दर्शकों का स्वागत करेंगे? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आजकल बहुत टेंशन है, पूरी दुनिया में टेंशन चल रही है, इसकी टेंशन उसकी टेंशन। अच्छा, टेंशन देना 2 मिनट का काम है, हंसाना बहुत मुश्किल काम है। हंसाने में बहुत मेहनत लगती है। और आपने मेरे बारे में बताया, मैं बहुत छोटा सा कलाकार हूँ। मेरा कविताओं में, कॉमेडी में केवल इतना योगदान है जितना हमारे क्रिकेट टीम में अनुष्का शर्मा का। बहुत अच्छा, टेंशन देना वाकई 2 मिनट का काम। आप यहाँ से बाहर निकल के जाइए, जो भी पहला आदमी दिख जाए बिना जान पहचान का, उसको नमस्ते कर दो, बिना मतलब टेंशन हो जाएगी। वो पूरे रास्ते सोचो यार पता नहीं ये कौन था। पति पत्नी साथ में जा रहे हो, सुंदर सी लड़की आए, पति को नमस्ते करते, पूरे घर में टेंशन। 20 साल बाद ही पूछे कि बता वो कौन थी। मेरे साथ नहीं, क्योंकि मेरी भी हुई नहीं है। और अमित जी, हमारे दिल्ली में इतनी टेंशन है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं। देखो यहाँ जगहों के नाम ठीक नहीं है। पुरानी दिल्ली में नई सड़क, नई दिल्ली में पुराना किला, ऐसे ऐसे नाम है। मैं एक बार सड़क पे खड़ा हुआ था, एक आदमी आ गया, क्योंकि अभी हिंदी की आपने बात की तो इंग्लिश भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है हमारे देश में। हाँ। लोग बता नहीं पाते कि हो क्या रहा है। जैसे कुछ कहीं लिखा होता है, लोग बोलते हैं छपा हुआ है। तो मैं एक सड़क पे खड़ा हुआ था, एक आदमी आया, बोला भाई साहब ये पंजाबी बाग ईस्ट है क्या? मैंने कहा क्यों? बोला मेरे मोबाइल पे छप रहा है पंजाबी बाग ईस्ट। तो मैंने भी कहा, मैंने कहा भाई जहाँ खड़ा है वही छपेगा, जीपीएस का जमाना है। बोला अच्छा, सड़क के उस पार जाऊंगा तो क्या छपेगा? मैंने कहा पंजाबी बाग वेस्ट छपेगा। हाँ। बोला सड़क के बीच में आऊंगा तो, मैंने कहा जा फिर सुबह अखबार में ही छपेगा। ये छोटी छोटी टेंशन है, उन टेंशन से हम निजात दिलाने के लिए आपके बीच में आते हैं। और दूरदर्शन पे आपने सुबह सुबह बुलाया है हिंदी दिवस के दिन, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल, तो हिंदी दिवस का आपने जिक्र किया और जैसा हमने बताया कि 1949 में आज ही के दिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हिंदी को स्वीकारा था। तो आप हिंदी की विशेषता कैसे देखते हैं, क्योंकि आप हिंदी में ही तो हास्य करते हैं अधिकांश? देखिए, हिंदी इतनी सरल भाषा है कि जितना, और बिल्कुल वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी में जितना आसानी से आप समझा सकते हो, जितना व्यंग्य कर सकते हो, जितना किसी को बढ़ा चढ़ा के बताना हो, तो हिंदी के पास इतने सारे शब्द हैं कि शब्द इतने मिल जाएंगे आपको कि आप उसको एक ही बात को बहुत तरह से बोल सकते हो। तो मैंने बहुत कविताएं हिंदी में लिखी है, यदि आप कहें तो मैं कविता सुना दूं। हम भारत के सबसे बड़े चैनल पर बैठे हैं। आजकल न्यूज चैनल्स में बहुत कॉमेडी है ना। मैं किसी पर्टिकुलर, मतलब छोटी छोटी चीज होती है, उसको कैसे कैसे वो लोग बेचते हैं एक एक चीज को, खबर को। तो मैं न्यूज चैनल से बात शुरू करता हूँ, छोटी हास्य कविता सुनाता हूँ। एक कोई खबर घट जाए, हिंदी का आनंद लेना आप, एक एक शब्द कैसे चमत्कार करता है देखना। दिल्ली में रसोई घर में खाना बना रही महिला पर किसी ने कई बार बेलन से प्रहार किया और महिला को मृत्यु के घाट उतार दिया। ये कहीं भी हो सकती है घटना, दुखद है, लेकिन अब अलग अलग चैनल कैसे इसको पैकेजिंग करके इसको बेचते हैं। दिल्ली में रसोई घर में खाना बना रही महिला पर किसी ने कई बार बेलन से प्रहार किया और महिला को मृत्यु के घाट उतार दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम शुरू कराया और मीडिया ने खबर का। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम शुरू कराया और मीडिया ने खबर का। पहले चैनल पर खबर थी, क्या एक अदना सा बेलन किसी की जान ले सकता है? क्या प्रभु छोटे से बेलन में इतनी शक्ति दे सकता है? हमारे विशेष संवाददाता जांच के लिए इसकी तह तक जाएंगे और बेलन की सही शक्ति का पता लगाने के लिए कैमरामैन के सर पे आजमाएंगे। दूसरे चैनल पर एक रिपोर्टर खाली जमीन दिखाते हुए बोला, गौर से देखिए इस जमीन को, ये कोई मामूली जमीन नहीं है। उस महिला की मौत की जड़ यही है। 500 साल पहले यहां था एक पेड़ जिसका बेहद मोटा तना था। जी हां, उसी तने की लकड़ी से खूनी बेलन बना था। तीसरे चैनल पर खबर थी, नमस्कार, आज का मुख्य सवाल इस प्रकार है, जिस बेलन से महिला की मौत हुई वो किस लकड़ी का बना था? ए नीम, बी शीशम या सी कोई और? अपना मोबाइल फोन उठाकर उसके मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए BELAN और भेज दीजिए 000 पर। और कविता का सबसे बारीक व्यंग देखिएगा अमित जी। चौथे चैनल पर खबर थी, नमस्कार, आज हमारे साथ मृतक महिला के पति सुधीर हैं, जो इस वक्त बेहद गंभीर हैं। सुधीर, जैसा कि हमें पता चला है कि आप दफ्तर से जल्दी आने वाले थे, अपनी पत्नी के हाथ से बने पकौड़े खाने वाले थे। दर्शक आपसे जानना चाहते हैं आपको ज्यादा किस चीज का दुख है, पत्नी के मर जाने का या पकौड़े ना खा पाने का? इतना सुनते ही सुधीर रो दिए। रिपोर्टर फिर बोला, सर थोड़ी देर अपना गम दबा लीजिए, मन को मत मारिए, पकौड़े बाहर से मंगा लीजिए। बस इससे ज्यादा मैं नहीं देख पाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का द्वंद।
तुरंत अपना टीवी किया बंद और ये विचार किया कि सबसे अलग दिखने की चाह में ये झूठ के पालने में इतना झूल गए कि अधिकतर मीडिया चैनल तो सत्य दिखाना ही भूल लेकिन दूरदर्शन अलग है, लोक सेवा प्रसारक बिल्कुल अलग और है। जैसा हमने बताया कि 1949 तो हिंदी दिवस की बात है, 1959 दूरदर्शन की स्थापना हुई थी। दूरदर्शन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, दूरदर्शन तो हर भारतीय की रगों में बसा हुआ चैनल है। हम भी जब बचपन में, जब मुझे आज भी वो समय याद है, स्कूल जाते थे तो ये सुबह सुबह वाला कार्यक्रम देख के स्कूल जाते थे। और मैं दिल्ली में जा रहा था, हमारे घर के पास में टीवी टावर है। उस जमाने में मोबाइल फोन ये तो होता नहीं था, तो अकेला दूरदर्शन होता था जो सबका ध्यान आकर्षित करता। तो हमें लगता था ये एंकर्स जो ये बोल रहे हैं कहाँ बैठते होंगे, ये लोग कहाँ से न्यूज़ सुनाते होंगे, कहाँ से प्रोग्राम देते हो। तो हमारे घर के बराबर में टीवी टावर था, हम जब भी आते थे उसको देखते, हमें लगता था यहीं बैठा होगा वो जो सुना रहे हैं। तो आज जब मैं दूरदर्शन पे आया हूँ तो मुझे इतनी खुशी कभी नहीं हुई किसी चैनल पर जितनी आज मिली। और हम क्या टीवी टावर पे नहीं बात बैठे। इसी बात की मुझे ज्यादा खुशी है कि आप भी हैं, वैसे ही हैं जैसे हम हैं। क्या बात है। तो आपने अभी कहा कि अभी मेरी शादी नहीं हुई, तो ये जो हास्य रस की ऊर्जा है, क्या इसके पीछे का कारण यही है? देखिए, शादी होने के बाद मुझे लगता है कि ज़्यादा हंसी आएगी मुझे, क्योंकि उसके बाद मुझे कुछ और काम मिलेगा कि भाई मैं अगर टेंशन में तो और लोग भी टेंशन में होंगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। शादी वादी के बाद मैं कुंवारेपन पे यदि आप कुछ कहो तो सुनाऊं। जी जी जरूर। देखिए, एक तो कवि हो और ऊपर से कुंवारा हो, तो वो चीजें भोग सकता है जो शादीशुदा आदमी कभी भोग ही नहीं सकता है। अच्छा, कैसे? मैं जीता हूँ मस्ती में जीवन में लिए हिलोर, सारा ही दिन करता रहता मैं 1 2 का 4। अब देखना, कुंवारा आदमी जो कर सकता है वो शादीशुदा नहीं कर सकता। जब सो जाऊं जब उठ जाऊं कोई नहीं जो रोके, सोते सोते लाद चलाऊं कोई नहीं जो टोके, नींद में ही मैं मोबाइल पे मैसेज पढ़ने लगता, नींद में ही करता रिप्लाई आड़ा तिरछा होके, किसका फोन है मुझे दिखाओ ऐसा ना कोई शोर, सारा ही दिन करता रहता मैं 1 2 का 4। और एक पंक्ति तो ऐसे जो सिर्फ कुंवारा कवि पूरे ब्रह्मांड में भोग सकता है। देर रात जब कार्यक्रम से लौट के घर पे आऊं, देर रात जब कार्यक्रम से लौट के घर पे आऊं, चाहे खोल के रखूं लिफाफा सुबह सुरक्षित पाऊं। मुझे लगा आप कहेंगे कि जब घर पे आऊं तो पकोड़े कैसे खाऊं। हमें पेमेंट का लिफाफा मिलता है ना। चाहे खोल के रखूं लिफाफा सुबह सुरक्षित पाऊं, कोई नहीं जो मुझसे मांगे लेन देन का ब्यौरा, सारे पैसे जमा करूं या सारे अभी उड़ाऊं, इसको या उसको जब चाहूं कर देता इग्नोर, सारा ही दिन करता रहता मैं 1 2 का 4। क्या बात वेरी है, नाइस। क्या तो ये बात कंटेंट बनाते कैसे हैं आप? देखिए, एक तो हम लोग हरियाणवी हैं, मेरे मम्मी पापा हरियाणा के हैं, और मेरे पिताजी 79 में दिल्ली आए थे, उनके अंदर का हरियाणवी आज तक नहीं निकला। और हरियाणा में आपको पता है हाथ से तो बिखरा हुआ है, मतलब आम आदमी जहाँ तक सोच नहीं पाता, वो लोग, उनको पता नहीं होता कि हमने कॉमेडी कर दी, पर वो बहुत बड़ी कॉमेडी हो जाती है। अभी रात को 2:30 बजे भूकंप आया, 1.5-2 साल पहले दिल्ली के अंदर। मैं आपको बताता हूँ विट कैसे होती है हरियाणा के आदमी की। 1:30-2 बजे भूकंप आया तो मेरे पिताजी रात को कितने बजे उठा लो, वो हमेशा कोई ना कोई पंच लाइन मारते हैं। हमने उठाया, पापा जी उठो भूकंप आ गया। वो रात को नींद में उठ के आंख मसलने लगे। हमने न्यूज़ चलाई, उसमें समाचार आया, आइए चलते हैं अपनी संवाददाता सुनीता के पास और जानते हैं ताज़ा हालात क्या है। पिताजी नींद में ही बोले, सुनीता अब तक जाग रही है। तो ये नेचुरल है हमारे अंदर। और हरियाणा से बिलोंग करने की वजह से मुझे लगता है कि वो एक जो विट आई, क्योंकि हरियाणा का आदमी मतलब ऐसी ऐसी बात करेगा कोई पूरी दुनिया में कर नहीं सकता है। अभी हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में जब मेट्रो ट्रेन चली तो उसका पूरा सिस्टम है, कैसे चढ़ना है, कैसे उतरना है, कहाँ टोकन मिलेगा। एक हरियाणा के ताऊ सड़क पे मिले, छोरे ये बता शादरा कौन सी बस जाएगी। मैंने कहा जी बस में क्यों जा रहे हो, मेट्रो में जाओ, जल्दी जल्दी में, मैंने फौज में लड़ने जाना है। मैंने कहा जी मैं वहीं जा रहा हूँ। अब मेरे साथ साथ चलने लगे, वो गन्ना चूसते हुए अंदर घुसने लगे। पुलिस मैन ने रोका, बोला ये गन्ना अंदर नहीं ले जाने दूंगा आपको। क्यों भाई, अंदर रस नहीं निकलेगा इसका। बोला नहीं, अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। अब ताऊ जी मेट्रो में हम लोग घुसे, थोड़ी देर के बाद शादरा का स्टेशन आया, सीढ़ी पे जैसी पैर रखा, ये सीढ़ी में क्या हो रहा है। मैंने कहा ताऊ जी उसको एस्केलेटर बोलते हैं, बिजली से चलने वाली सीढ़ियां खड़े खड़े पहुंचा देंगी आपको। हाँ। हमने दिमाग से काम नहीं लिया बिल्कुल भी। मैंने कहा जी क्या हो गया, अरबों रुपए मेट्रो में लगाने की क्या जरूरत थी, सड़क पर ये सीढ़ी नहीं बिछा देती, आदमी खड़ा खड़ा चलते। तो ये है ह्यूमर, ये हास्य है। पर जब हास्य आप ये करते हैं, अलग अलग विषयों पर आप बोलते हैं, क्या आप शुरू में डिस्क्लेमर भी देते हैं कि जब मैं हास्य करूं, व्यंग करूं, मैं किसी की भावनाओं को आहत ना करूं? नहीं, हम कभी किसी की भावनाओं को आहत नहीं करते। मैं कभी किसी जाति धर्म पे किसी के उसके में मैं कभी कॉमेडी करता नहीं। कॉमेडी वो होती भी नहीं है। मेरी कॉमेडी पूरे परिवार के साथ आप देख सकते हो, कोई इसमें गाली गलौज कुछ नहीं, जो आजकल चल रहा है। वैसे तो ये भी एक बहुत कॉमेडी में बड़ा, डिस्क्लेमर नहीं होता। ये तो अब चल रहा है, बल्कि अब तो चलना चाहिए। अब आजकल तो गालियां ही चल रही हैं, कॉमेडी चल भी बिल्कुल नहीं स्टैंड रही। अप कॉमेडी के नाम पे सिर्फ गालियां गालियां नजर आती हैं अगर हम देखें तो सोशल मीडिया पे। अच्छा, इस बात को परे रखते हुए आपने रामलीला में भी कई किरदार किए हैं, लक्ष्मण का किरदार भी आपने बड़ी बखूबी निभाया है। तो रामलीला में किस तरह से बैक स्टेज पे कभी कोई कॉमेडी होती है या कुछ होता है, उसके भी कुछ किस्से हमें सुनाएं। रामलीला में तो इतनी कॉमेडी होती है, बैक स्टेज के अगर सुनाने लगे तो मुझे लगता है पूरा साल बीत जाएगा,
पता नहीं लगेगा। एक बार हम तिहाड़ जेल में प्रोग्राम करने गए, क्योंकि हम वहाँ कार्यक्रम होते हैं बंदी भाइयों के लिए, तो हम लोग कार्यक्रम करेंगे, तो वहाँ उन लोगों ने रामलीला की हुई थी। तो वहाँ मैंने देखा कि वो रो रहे हैं वहाँ पे जेलर साहब। मैंने कहा सर क्या हुआ? बोले यार हमारे कैदियों ने रामलीला की थी, जिन्होंने हनुमान जी का कैरेक्टर किया था वो बूटी लेने गए थे, आज तक नहीं आए। तो ये सब होता है, चलता है। एक बार मुझे याद है हम लोग हॉलैंड में रामलीला करने गए थे। अच्छा। हॉलैंड में रामलीला वो कराने का श्रेय मुझे मिला, मैं पूरी टीम को लेके गया था यहाँ से। तो हमारे पास कोई फीमेल नहीं थी, कोई महिला नहीं थी हमारे पास, हम लेके नहीं गए। पहली बार विदेश गए थे, हमने कहा भाई किसी महिला को लेके नहीं जाएंगे, पता लगा कुछ हो गया, डर लगता है ना पहली बार, कोई पकड़ ले या वहाँ रह जाए, कुछ बात हो जाए, कोई कानून तोड़ दे। तो हमने वहाँ पे कोई एक महिला थी जो कि भारतीय थी, NRI थी। हमने उनको पकड़ा और हमने उनको बोला भाई आपको एक डायलॉग बोलना है, क्योंकि हमने 3 घंटे में पूरी रामलीला करनी थी। जब आप पंचवटी में बैठे होंगे तो आपने बोला हे नाथ कितना सुंदर हिरण है, इसको पकड़ के ले आओ, एक डायलॉग। अब उनको बहुत एक्साइटमेंट थी कि भाई रामलीला में मैं कैरेक्टर प्ले, तो उसने पूरे दिन ये डायलॉग याद किया। हे नाथ कितना सुंदर हिरण है, इसको पकड़ के ले आओ, हे नाथ। अब उनको सीता स्वयंवर में बिठाया, वो स्वयंवर में बैठती बोल पड़ी हे नाथ कितना सुंदर हिरण है, इसे पकड़ के ले आओ। राम जी मुझे देखें, मैं राम जी को देखूं, मैं लक्ष्मण बनता था कि कहाँ से हिरण लेके आए भाई। तो बहुत कॉमेडी हर जगह होती है, बस उसको पिक करने वाला चाहिए। जी, पर आप जब कंटेंट बनाते हैं तो फिर क्योंकि आजकल ये एक बौद्धिक संपदा है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि कोई इसे ना चुरा ले, या जो आप कर रहे हैं वो किसी और का ना हो? देखिए मैंने तो कभी किसी का जोक चुराया नहीं। हाँ मेरे बहुत सारे जोक्स लोगों ने बहुत चुराए, मैं मिमिक्री करता हूँ तो वो भी लोगों ने बहुत चुराई। लेकिन आजकल हमारे पास एक तो माध्यम ये है सोशल मीडिया। हमने कोई नई चीज़ क्रिएट की, सोशल मीडिया पे आप उसको अपलोड कर दो तो कम से कम एक डेट के साथ रहता है कि सबसे पहले इसको मैंने बनाया था, वो कॉपीराइट हो जाता है। हाँ जी, ओके। और क्योंकि हिंदी भाषा की हम बात कर रहे थे, भाषा का प्रचार प्रसार तब होगा जब वो इकोनॉमी से भी जुड़ेगी, जीविका भी तो अर्जित करनी है। तो क्या हिंदी कवि, हिंदी कलाकार अच्छी जीविका बना सकता है? आप प्रेरित करेंगे कि जो लोग आना चाहें, इस फील्ड में स्कोप बहुत है? देखिए मुझे लगता है कि आपने बात की इकोनॉमी से, अगर हिंदी आप निकाल दो तो हमारी इकोनॉमी मुझे लगता है ठप हो जाएगी। सारी इकोनॉमी ही हिंदी से चलती है। आज देश में आपको बड़ा नेता बनना है तो आपको हिंदी में ही बोलना पड़ेगा, इंग्लिश में बन के कोई नहीं बनेगा, ये सच्चाई है। इंग्लिश हिंदी फिल्मों का आप बाजार देखिए, आप पूरी दुनिया में हिंदी कवि सम्मेलन, आपको क्या लगता है हम पता नहीं कितने 100 करोड़ रुपए का टैक्स सारे कवि मिलकर साल में देते हैं सरकार को। अब वो ज़माने चले गए। अब मुंशी प्रेमचंद जी की बात की आपने, वो ज़माने गए जब फटे जूते और फटी चप्पलें होती थी कवियों के पास, लेखकों के पास। आजकल तो मुझे लगता है कि जितना किसी भी फिल्मी कलाकार को बुलाने के लिए धन लगता है, उतना किसी कवि सम्मेलन को कराने के लिए भी लगता है। अब ज़माना ऐसा आ गया, तो इसमें हमारे पुराने कवियों का सबका योगदान है, बिल्कुल थोड़ा बहुत हमारा भी है। लेकिन योगदान भी है, उनका त्याग भी है। लेकिन क्योंकि हिंदी दिवस है तो हम एक विचार देके, मैं कवि हूँ तो कवि के पास एक विचार जरूर होता है। आखिरकार हिंदी के साथ कुछ भेदभाव तो चल ही रहा है, वो चलता ही है भाषा के साथ। तो मैं 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ जो मेरे मन की पंक्तियां हैं, और हिंदी दिवस के दिन अगर मैं नहीं सुनाऊंगा तो मुझे लगता है मेरा आना अधूरा रह जाएगा। बिल्कुल। हमारा किसी भाषा से कोई विरोध नहीं है, भाषाएं तो जितनी आ जाए उतनी कम है, पूरी दुनिया में इतनी सारी भाषाएं हैं। अंग्रेजी में बजाते गाल पीटते हैं थाल, हर बात अंग्रेजी में ही जमा रहे हैं। आखिरकार हिंदी का नुकसान किन्होंने किया है और कौन कर रहा है? मैं कवि हूं तो मुझे बताना चाहिए। अंग्रेजी में बजाते गाल पीटते हैं थाल, हर बात अंग्रेजी में ही जमा रहे हैं। धन्यवाद और याचना भी अंग्रेजी में ही, क्षमा तक अंग्रेजी में ही थमा रहे हैं। हाय बाय होती अंग्रेजी में ही सारा दिन, बचपन अंग्रेजी में ही समा रहे हैं। हिंदी से किया है विश्वासघात उन्होंने ही, रोजी रोटी यहाँ हिंदी से जो कमा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, ये सच्चाई है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। दीपक जी, आप में एक और छिपी हुई प्रतिभा है। प्रतिभाओं के धनी हैं आप, लेकिन एक और प्रतिभा है जो हम चाहते हैं कि आप दर्शकों के सामने आज प्रस्तुत करें। हारमोनिका लाए हैं आप? जी मैं लेके आया। जी, गीत संगीत की महफिल सजेगी क्योंकि हारमोनिका पे कौन सा गाना, कौन सी धुन? मैं सोचता हूँ कि एक प्यार का नगमा है, क्योंकि आज हिंदी दिवस और हमारे हिंदी के सबसे बड़े कवि श्री संतोष आनंद जी का एक गीत है, एक प्यार का नगमा है, आप सब जानते हैं। आप हाल ही में उनसे मिले भी? मैं तो उनके परिवार के सदस्य हूँ। और हमारा सुविचार भी कुछ ऐसा ही था। अच्छा, हारमोनिका भी मैंने जिनसे सीखा है वो दूरदर्शन के बहुत पुराने आर्टिस्ट रहे हैं। अच्छा? श्री अशोक भंडारी जी, उनसे मैंने सीखा है। तो दूरदर्शन के किस्से मैंने उनसे बहुत सुने हैं। तो मैं गाना सुनाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप यदि गाएं सत्यप्रिया जी। बिल्कुल, संगत करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। आप गाने से, आपको किसी को आता है माउथोर्गन बजाना, हारमोनिका बजाना आता है किसी को? नहीं। फिर तो बहुत अच्छा बजाऊंगा। इसका वॉयलिन का जो पीस आता है मूवी में, वो भी मैं इससे बजाऊंगा, देखिए आपको अच्छा लगा।
आपने क्या गाया नहीं। बात है। अब सुना देती हूँ। आप जब बजा रहे थे ना तो बीच में गाने का मन नहीं किया, इतना सुरीला और खूबसूरत लग रहा था। बिल्कुल जी, बहुत सुंदर। तो जैसे फिल्मों की आपने बात की, और फिल्मों में भी बहुत से कॉमेडियंस हैं जिन्होंने हमें दर्शकों हंसाया है, चाहे महमूद साहब हों, जॉनी लीवर हों, जॉनी वॉकर हों, बीरबल साहब नहीं रहे, उनको भी हम याद करेंगे। तो रोज़ाना हंसें, रोगों से बचें, चलते चलते हंसने के फ़ायदे क्या हैं? हंसने के बहुत फायदे हैं। एक तो लोग आपसे ज़्यादा बात करेंगे, यदि आप मनहूस चेहरा बना के बैठेंगे तो कोई बात नहीं। कई बार हम होते हैं, हम लोग प्रोग्राम करने जाते हैं ना, तो सामने ऐसे लोग आके बैठ जाते हैं जिनको मतलब घर से सोच के आया होता है हंसना ही नहीं हमने, सामने आके ऐसे बैठ जाते हो। कुछ लोग मतलब इतना ज़्यादा अपने आप को टेंशन में रखते हैं, तो अगर वो हंसेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। जी। यानी हम हंसते हैं तो सबको अच्छे लगते हैं। कई बार लोग ऐसे प्रोग्राम में ऐसे आके बैठते हैं, जी उनको कितना भी जोक सुनाओ, जब उनको बिल्कुल रुका नहीं जाता हंसने से, तब भी इतना ही बोलते हैं वेल जी तो ऐसा नहीं बनना भाई, खुल के हंसो। हम हंसते हैं तो हमारे शरीर के भी रोग दूर होते हैं, चेहरे पे रौनक आती है, सब हमसे बात करते हैं। यदि हम मनहूस चेहरा बना के बैठते हैं तो पूरी दुनिया हमसे दूर होती चली जाती है। जी बिल्कुल। आज बिल्कुल, कार्यक्रम में बहुत आके खूबसूरत। दीपक जी मुस्कुराहट की रोशनी बिखेरने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद।